चलिए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और प्रेरणादायक सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे महात्मा गांधी की। कैसे एक युवा प्रवासी वकील भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा और सर्वमान्य नेता बन गया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस असाधारण सफर का निचोड़ है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस विश्लेषण में हम जिन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे वो कुछ इस तरह हैं। पहला, दक्षिण अफ्रीका में एक नई शुरुआत, फिर उनकी भारत वापसी और शुरुआती आंदोलन, उसके बाद खिलाफत से जन नेता बनने का सफर, फिर असहयोग का ऐतिहासिक आह्वान और अंत में स्वराज और नमक सत्याग्रह। चलिए बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, दक्षिण अफ्रीका, जहां से इस पूरी कहानी की असल शुरुआत हुई। बात है 1893 की। महज 24 साल का एक युवा वकील प्रिटोरिया में कुछ भारतीय व्यापारियों के कानूनी सलाहकार के तौर पर दक्षिण अफ्रीका पहुंचता है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 21 महत्वपूर्ण साल वहां बिताए। यहीं उनके राजनीतिक विचारों और नेतृत्व कौशल का असल विकास हुआ। 1906 के जुलू युद्ध की ही बात करें तो उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में मदद करने के लिए सक्रिय रूप से प्रेरित किया, ताकि उनकी नागरिकता के दावों को कानूनी रूप से मजबूती मिल सके। लेकिन दक्षिण अफ्रीका का यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। वहां गंभीर नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बहुत ही मशहूर वाकया है, ट्रेन में प्रथम श्रेणी का बिल्कुल वैध टिकट होने के बावजूद जब उन्होंने तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया तो उन्हें सीधे ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उनके अंदर मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के प्रति एक गहरी जागरूकता पैदा की। इसी घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीयों के सम्मान और पहचान से जुड़े वो सवाल खड़े किए जिन्होंने आगे चलकर एक बड़े संघर्ष की नींव रखी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, भारत वापसी और शुरुआती आंदोलन। साल 1914 में जब वो भारत लौटे तब तक वो एक जाने माने राष्ट्रवादी नेता बन चुके थे। उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने पूरे देश का दौरा किया ताकि यहाँ की जमीनी हकीकत को समझ सकें। और उन्हें पहली बड़ी राजनीतिक सफलताएं 2 बिल्कुल अलग जगहों पर मिलीं। पहला था बिहार का चंपारण, जहां किसानों को खाद्य फसलों की जगह जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी, वो भी कौड़ियों के दाम। ऊपर से एक विनाशकारी अकाल और दमनकारी करों ने उन्हें भयानक गरीबी में धकेल दिया था। वहां विरोध प्रदर्शनों से किसानों को उनका हक दिलाया गया। और दूसरा था गुजरात का खेड़ा, जो भारी बाढ़ और सूखे से जूझ रहा था। वहां सरदार पटेल के साथ मिलकर किसानों का नेतृत्व किया गया और अंग्रेजों को कर माफ करने और कैदियों को रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। चंपारण और खेड़ा के बाद तो पूरे देश में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। अब बात करते हैं तीसरे चरण की, खिलाफत से लेकर एक जन नेता बनने तक का शानदार सफर। हुआ यूं कि प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद ओटोमन साम्राज्य को बांट दिया गया। इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों में अपने धर्म और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर एक गहरी चिंता बैठ गई। इसी वजह से खिलाफत आंदोलन खड़ा हुआ, जो खलीफा के गिरते प्रभुत्व के खिलाफ एक विश्वव्यापी अभियान था। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कर रही थी। और फिर देखते ही देखते गांधी जी इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता बन गए। भारतीय मुसलमानों के साथ पूरी एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए सारे सम्मान और मेडल वापस कर दिए। इस एक कदम ने उन्हें कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के बीच भी अपार लोकप्रियता दिला दी। वो देश के एकमात्र ऐसे नेता बनकर उभरे जिनका असर हर समुदाय के लोगों पर समान रूप से था, एक सच्चा जन नेता। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, असहयोग का ऐतिहासिक आह्वान। अब तक ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के ही सहयोग से चल रही है। अगर सहयोग बंद तो आज़ादी संभव। इसी बीच जलियांवाला बाग के खौफनाक नरसंहार ने पूरे देश को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। आम जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी थी। इस भारी गुस्से को एक सही दिशा देने के लिए एक शांतिपूर्ण लेकिन बेहद असरदार तरीके की सख्त जरूरत थी। और यहीं से शुरू हुई स्वदेशी नीति। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। इसमें विदेशी और खासकर अंग्रेजी सामानों का पूरा बहिष्कार शामिल था। विदेशी कपड़ों की जगह अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी पहनना, हर रोज सूत काटना, ब्रिटिश स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना और ब्रिटिश सम्मानों को लौटाना। मतलब इस बहिष्कार का जो पैमाना था वो अपने आप में विशाल और बिल्कुल अभूतपूर्व था। इस आंदोलन की सफलता सच में हैरान करने वाली थी। समाज के हर वर्ग के लोग इसमें पूरे जोश के साथ हिस्सा ले रहे थे। लेकिन फिर अचानक सब रुक गया।
फरवरी 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण इस सफल आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसके बाद राजद्रोह का मुकदमा चला और 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि खराब स्वास्थ्य की वजह से सरकार ने फरवरी 1924 में उन्हें रिहा कर दिया। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, स्वराज और नमक सत्याग्रह। 1920 के दशक के आखिर में सक्रिय राजनीति से कुछ समय दूर रहने के बाद पूर्ण स्वराज की मांग ने जबरदस्त जोर पकड़ा। इस घटनाक्रम की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। 1928 में पूरी तरह से ब्रिटिश साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। फिर दिसंबर 1929 में लाहौर में ऐतिहासिक झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को सांकेतिक तौर पर स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया। और इसी सब ने नींव रखी मार्च 1930 के उस ऐतिहासिक नमक मार्च की। अब यहाँ एक पल रुककर सोचने वाली बात है, इतने बड़े और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए आखिर नमक जैसी एक आम सी चीज को ही क्यों चुना गया? दरअसल नमक एक ऐसी बुनियादी और सार्वभौमिक जरूरत थी जिसका इस्तेमाल हर इंसान करता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और ऐसी चीज पर कर लगाना ब्रिटिश दमन और क्रूरता का सबसे बड़ा प्रतीक था। दांडी मार्च का भौतिक स्तर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक अहमदाबाद से दांडी तक पूरे 388 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा की गई। इसका मकसद सिर्फ विरोध जताना नहीं था, बल्कि समुद्र के पानी से खुद नमक बनाकर उन दमनकारी ब्रिटिश कानूनों को खुलेआम चुनौती देना था। इस सत्याग्रह का असर इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गईं। 60,000 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं। जी हां, 60,000। हजारों भारतीयों ने दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और जेल जाना मंजूर किया। यह जनता के अटूट संकल्प का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। इस अभूतपूर्व दबाव का नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और बातचीत की मेज पर आना पड़ा। मार्च 1931 में गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। लेकिन इसके बाद जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ, वो राष्ट्रवादियों के लिए घोर निराशाजनक साबित हुआ और गिरफ्तारियों का दौर फिर से शुरू हो गया। इन तमाम निराशाओं के बाद एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिला। 1934 में कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया। अब पूरा का पूरा ध्यान सक्रिय राजनीति से हटाकर जमीनी स्तर के रचनात्मक कार्यों पर लगा दिया गया, जैसे ग्रामीण भारत को शिक्षित करना, छुआछूत जैसी कुप्रथा के खिलाफ लड़ना और कताई बुनाई को बढ़ावा देकर समाज के सबसे निचले तबके का उत्थान करना। अब सवाल ये उठता है कि जमीनी स्तर पर किए गए इन प्रयासों ने आखिर आज़ादी की अंतिम लड़ाई के लिए जमीन कैसे तैयार की? ये जानना वाकई बेहद रोमांचक है। इस कहानी के आगे के हिस्से को हम अगले विश्लेषण में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसी तरह के और दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषणों से जुड़े रहने के लिए स्टोरीमैन चैनल को सब्सक्राइब करना एक बेहतरीन कदम होगा।